वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि हमने बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आईटीआर की पाठशाला की भी शुरुआत कर रखी है। तो अगर आप भी अपने आईटीआर फाइलिंग को लेकर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लास्ट मिनट हेल्प आपको चाहिए, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवालों को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर आप सीधा हम तक पहुंच सकते हैं। टैक्स फाइलिंग को लेकर कोई सवाल हो आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई सवाल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद का रिटायरमेंट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपने सवाल आप 9619873567 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। हमारे शोज़ यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर अपने शोज़ देखिए हमारे और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपके सवालों को जो हैं हम शो में शामिल करेंगे। हमारे एक्सपर्ट से आपको दिलाएंगे फर्स्ट हैंड सलाह। चलिए दर्शकों की ओर रुख करते हैं, यानी उनको शो पर आमंत्रित करते हैं। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो आपके तमाम सवालों के आज जवाब देंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी पेशकश में। और पंकज जी, पहला सवाल आप ही के पास लेकर आऊँगी, संतोष कामले साहब का। और ये कह रहे हैं कि इनके पास 12 लाख हैं और इनकी उम्र जो है वो 40 साल की है, मुंबई के रहने वाले हैं। अगले 10 साल के लिए इनको जो है इन्वेस्ट करना है, और ये कह रहे हैं कि ऐसे अच्छा रिटर्न इनको चाहिए है, और जिसके ज़रिए ये एक मुनाफा जो है अपने लिए वो कमा पाए। तो अच्छे रिटर्न की परिभाषा तो हम अगर वो फ़ोन पर होते तो उनसे पूछ लेते, लेकिन बताइए 12 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्हें निवेश करने हैं, और इनकी उम्र 40 साल की है, और मैं नहीं जानती कि कितना कॉर्पस इनको इकट्ठा करना है। फ़िलहाल मौजूदा समय में हमारे पास यही जानकारी है। पंकज जी, क्या बाज़ार के इस लेवल पे हमें एक मुश्त निवेश करना चाहिए? कविता नमस्कार। बिल्कुल सही आपने पॉइंट टच किया कि क्या इस वक्त पर लमसम निवेश करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि यदि हम बात कर रहे हैं 10 साल की, तो 10 साल के लिए बिल्कुल इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको ध्यान में रखते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक साथ ना करके उसको अगर स्टैगर्ड मैनर में कर ले, थोड़ी सी किस्तों में कर ले, तो आपका जो जोखिम है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब क्योंकि अच्छे रिटर्न की बात की गई है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो इक्विटी में भी है, डेट में भी है इस वक्त पर फिर भी हम क्योंकि लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए इक्विटी में मैं इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर राय दूंगा। और शायद मुझे लगता है सवाल को पढ़कर या सुनकर कि इनका इरादा भी वेल्थ क्रिएशन है। तो ऐसे में बस ये ध्यान रखें कि या तो आप एसटीपी के सहारे, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के सहारे, आप इस टोटल अमाउंट को अगले 3-4 महीने में पूरा इन्वेस्ट कर लें, और एसटीपी में हम पहले जो अमाउंट होता है उसको किसी लो रिस्क वाले डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां से रेगुलरली वो अमाउंट ट्रांसफर होता रहता है टारगेट स्कीम में। और या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसे पार्ट में इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन एक साथ करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब स्कीम की बात की जाए तो 10 साल का नजरिया है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप, सभी सेगमेंट्स में एक्सपोजर हो तो ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जैसे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक मिड कैप कैटेगरी का फंड मैं सजेस्ट करूंगा। साथ ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, बिजनेस साइकिल फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही काम करता है, जो सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन बिजनेस साइकिल्स होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर 10 साल की हम बात कर रहे हैं, तो ये फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा रहेगा इस पोर्टफोलियो में। और साथ ही एक आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, जिसके जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर पा सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, और स्टैगर्ड मैनर में आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और तारक गांधी अहमदाबाद से मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। तारक, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ, यस, गुड इवनिंग। बस बढ़िया, आप कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तारक, आपने जो डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक एक्सिस ब्लू चिप आपके पास है और आप समझना चाह रहे हैं कि क्या इसी में आपको अपना निवेश कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जी कोई जी ख़ास वजह जी। आपको इसमें से निकलना है या इस फंड पर आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मेरी वजह ये है कि मैं हर बार एसआईपी करता हूँ 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन जब ये खत्म होती है तब हम गाइडेंस लेते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, आप बंद करके नई एसआईपी चालू करेंगे। तो मेरा ये जानना, मेरी ये खत्म होने चौथी से क्या एसआईपी मतलब है? खत्म होने से क्या मतलब सॉरी, है आपका? यानी खत्म होती है मेरा जब 10 ये साल की एसआईपी मतलब? एसआईपी, ये हाँ। 10 साल की एसआईपी चल रही थी, वो सितंबर में पूरी हो रही है मेरी एसआईपी। हम्म। और 10 साल में पूरी हो रही है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या कन्वर्ट हो जाऊं या किसी और नई एसआईपी में इन्वेस्ट करूं, ये जानना चाहता हूं। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं विश्वजीत जी के पास लेकर जाती हूँ। विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है तारक का, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बेचते हैं निवेशकों को, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पर भी आप फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक ओपन एंडेड स्कीम है जहाँ तक हमें समझ में आता है, और ये कह रहे हैं कि जब निवेश अवधि समाप्त हो जाती है तब क्या उसमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में तमाम विकल्प तो है निवेश करने के, क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं, लेकिन इसको लेके जानकारी मेरे ख्याल से निवेशकों के पास थोड़ी सी कमी है, उसका अभाव है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि आपका जो निवेश है वो एक्सपायर हो जाता है किसी भी तरह की ओपन एंडेड स्कीम्स में। तो विश्वजीत जी, थोड़ा सा इसको लेकर आप पहले जानकारी दे दें। जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं तारक जी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक्सेस ब्लू चिप फंड में, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 10 साल हो गए तो आपको बंद करना ही करना है। हाँ, ये जरूर है कि हम देखते हैं कि जो फंड में आप निवेश कर रहे हैं, आप एसआईपी कंटिन्यू रखना है। फंड को हम चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से उसकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म कर रही है, अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, तब हम कहते हैं कि आपको ये फंड स्विच कर लेना चाहिए, किसी और फंड में जाना चाहिए। जहां तक कि एसआईपी कंटिन्यूएशन का सवाल है, वो 10 साल हो 15 साल हो, जितना ज्यादा लंबा समय हो उतना ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको पूरा लाभ मिलता है। स्कीम्स बदलाव इसलिए की जाती है कि जब वो परफॉर्म नहीं करती हैं तो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न कॉम्प्रोमाइज ना हो और बढ़े, इसलिए कभी कभी हम फंड्स को चेंज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ एनएफओ सजेस्ट करते हैं, कभी ऐसा सजेस्ट कर देते हैं कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसलिए निवेश करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवश्य रहता है। लेकिन चैनल पे जैसे कि आप देख भी रहे हैं, हम सिर्फ वही फंड सजेस्ट करते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस भी काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स आने की भी उम्मीद है और आपका रिस्क भी उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये भी काफी लॉन्ग टर्म नेचर के हैं और लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। तो तारक जी, आप इन दो फंड्स में स्विच कर सकते हैं, पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि 10 साल के बाद आपकी एसआईपी का टाइम खत्म हो गया, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर उस फंड में पोटेंशियल है कि और अच्छे रिटर्न देगा, आगे चल के दे सकता है, तो बिल्कुल आप 15 साल भी उसमें एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तारक जी, क्या आपको सलाह समझ में आ गई है, और क्या आपको विश्वजीत जी को कोई सवाल पूछना है? नहीं, ठीक है, मैं समझ गया कि ये फंड अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म है तो मुझे स्विच ओवर करके दूसरे फंड में जाना चाहिए, उनका कहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रविंद्र सरोगी का मैं सवाल लूँगी कोलकाता से, और पंकज जी आपके पास है ये सवाल। ये क्लियर है, इन्हें 15 साल में चाहिए 10 करोड़। आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल इनके पास है, और इन्होंने अभी तक के कॉर्पस की डिटेल्स भी हमको दे दी हैं, लेकिन 26,000 रुपये की ये जो है एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 रुपये एसबीआई के फ़ंड में और 6,000 के एसआईपी कर रहे हैं आईसीआईसीआई ब्लू चिप में। केवल 3 फंड्स हैं इनके पास। तो पंकज जी, कभी कभार तो ऐसे होता है कि 26,000 के एसआईपी के लिए हमारे पास जो है 26 फंड्स का पोर्टफोलियो आता है, और अब देखिए 26,000 के एसआईपी के लिए ऐसा पोर्टफोलियो आया है जिन्होंने केवल 3 ही फंड्स रखे हैं। तो और लक्ष्य देखिए आपका जो 10 करोड़ का है,
वो 3 फंड्स के ज़रिए भी अचीव हो सकता है। हालांकि अमाउंट बड़ा है, चाहे तो निवेश और फैला भी सकते हैं, लेकिन मैं बस एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बता रही हूँ कि एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन का अगर केस होता है पंकज जी, तो अंडर डाइवर्सिफिकेशन का भी तो कोई केस होता होगा ना? सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि एक ही तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में या उस तरह के फंड्स में आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अंडर डाइवर्सिफिकेशन, तो इसका मतलब कुछ सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो भी गलत है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं और मान लीजिए स्मॉल कैप को आपने मिस कर दिया, और हमने देखा कि स्मॉल कैप ने लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा नहीं उठा पाए, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ऐसे इंटरनेशनल फंड्स में हम देखते हैं कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स नहीं होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 10-15 साल की बात करते हैं, या कई बार डोमेस्टिक फंड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं जब इंटरनेशनल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग सेक्टर्स वो होने चाहिए। अब बात करते हैं इस सवाल की जो पूछा है रविंद्र ने। देखिए, यहां पर क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, 10 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी 26,000 पर मंथ। यदि मैं अभी जो इनका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है 1,93,500, उसको 12% से कैलकुलेट करूं तो ये कुछ बन जाएगा लगभग 2,30,00,000 15 साल में। 15 साल का इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो 2,30,00,000 तो यहाँ पे बन सकता है। 26,000 की SIP, 26,000 जो SIP है और उसके साथ में जो लमसम अमाउंट है सब मिलाकर, तो 2,30,00,000 और टारगेट है 10 करोड़ का, तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो करीब करीब 1,88,000, 1,88,000 पर मंथ की यदि SIP करेंगे तब ये संभव हो पाएगा। अब मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट बढ़ाना, 26,000 को बढ़ाकर सीधा 1,88,000 करना इनके लिए संभव है या नहीं। तो बस ये कैलकुलेशन है। राय ये है कि आप अपने निवेश को समय के साथ बढ़ाते रहिए, या तो टारगेट को थोड़ा कम कीजिए, या फिर समय को और आपको बढ़ाना होगा तब ये संभव हो पाएगा, या फिर अमाउंट जैसा मैंने कहा कि आपको काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब ये संभव हो पाएगा। स्कीम्स जहां तक हैं आपके पास में, SBI ग्लोबल मैग्नम ग्लोबल फंड और SBI मिड कैप फंड, दोनों ही फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी SIP को। लेकिन जो आपके पास ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है। मेरी राय होगी इसकी जगह पर यदि आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो स्मॉल कैप जो मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, वहां भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो सेम फंड हाउस, लेकिन एक फंड में आप थोड़ा सा बदलाव कीजिए, बाकी 2 फंड के साथ आप बने रह सकते हैं। चलिए, फ़ोन लाइन पर तो है नहीं ये मेरे साथ, लेकिन सरावगी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और मेरे साथ अगले दर्शक भी फ़ोन लाइन पर हैं और इनका भी सवाल शायद पंकज जी आप ही के पास में है। उत्तम पवार, नमस्कार पवार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, सांगली। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक सर? बारिश में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। SBI स्मॉल कैप और पराग पारिक का कौन सा फंड है सर आपके पास? फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। 1 करोड़ चाहिए 15 साल में। सर, निवेश को बढ़ा पाएंगे किसी भी सूरत में? हाँ, बढ़ा सकता हूँ। कितना बढ़ा पाएंगे? 20,000 तक। चलिए, तो फिलहाल आप 2,500 की कर रहे हैं, लेकिन इसको आप बढ़ाकर 20,000 तक कर पाएंगे। ये तो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट है, और फंड भी जो 2 आपने चुने हैं वो अच्छे हैं। पंकज जी, और फंड्स क्या जोड़ने चाहिए? निवेश की राशि तो बढ़ सकती है। बिल्कुल, स्कीम में सजेस्ट करूंगा कि इनको ऐड करनी चाहिए, और वो होगा एक मिड कैप फंड। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यदि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका जो टारगेट है उसके लिए आपने एक्सेप्ट भी किया है कि आप बढ़ा सकते हैं। मैं कैलकुलेशन बताता हूं आपको। अभी जो आप निवेश कर रहे हैं यदि उस हिसाब से चलते तो 12% के हिसाब से 15 साल में करीब 12 लाख रुपए ही बन पाते, और आपको इकट्ठा करने हैं 1 करोड़ रुपया। तो उसके लिए यदि आप 12,000 रुपया महीना
निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं 12,000 की, और 10% से हर साल बढ़ाते रहते हैं और 12% का रिटर्न आता है, तो भी आपके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। बट आपने अभी कहा कि आप 20,000 रुपये महीना कर सकते हैं, तो ये और भी आसान हो जाएगा। आप एक तो ये है कि हर साल जो मैं 10% कह रहा हूं, उसकी जगह थोड़ा कम भी अगर बढ़ाएंगे तब भी पॉसिबल है। बट मैं ये कहूंगा कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 15 साल के बाद में 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए काफी कम हो जाएगी। तो आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, आप बिल्कुल 20,000 से शुरुआत कीजिए, साल दर साल बढ़ाती भी रहिए। एक स्कीम इसमें आप ऐड कर दीजिए ताकि आपका जो अमाउंट है 1 करोड़ नहीं उससे भी ज्यादा बन सके। उत्तम जी, कुछ और सवाल आपको पूछना है पंकज जी को? नहीं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है उस वो, और मेरे अभी जो 2 चल रहे, खाली 3 ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या और हाँ। कोई चाहिए? नहीं, आप इसी में ही अपनी एसआईपी बढ़ाइए, और इससे ज़्यादा फंड अगर आपको निवेश करने हैं तो मेरे ख्याल से उसके बारे में आप बाद में सोचना चाहेंगे। पंकज जी बताइए, आप कुछ कह रहे बिल्कुल थे। सही कहा। देखिए कविता, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तम जी, ऐसा है कि आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप और साथ में इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है, तो आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास में एसबीआई स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा मिसिंग था, वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको सभी तरह के सेगमेंट्स में और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो और कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं फंड्स में अमाउंट को बढ़ा लीजिए। ऑल द बेस्ट पवार साहब। आगे बढ़ेंगे और ट्विटर से सवाल लूँगी मेहुल पनेलिया का, और इन्होंने जो है 50 लाख इन्हें चाहिए विश्वजीत जी 10 साल में, और फ़िलहाल 4,000 रुपये की ये एसआईपी से शुरुआत शायद कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही मेरे साथ मेहुल फ़ोन लाइन पर हैं। विश्वजीत जी, कैसे गाइडेंस आप इनको देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सा एम्बिशियस गोल है और टाइम होराइजन थोड़ा कम है। 50 लाख गोल के लिए अगर 10 साल का पीरियड है तो करीब 22,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी, मंथली एसआईपी उनको। लेकिन अगर यही पीरियड 20 साल के लिए कर देते हैं तो करीब 5,500 रुपए में इनका 1 करोड़ 50 लाख का गोल अचीव हो सकता है। तो थोड़ा सा या तो टाइम होराइजन बढ़ाना होगा, या फिर गोल थोड़ा कम करना होगा, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ाना होगा, तभी अपने गोल के करीब पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा एम्बिशियस गोल है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो 4,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड में अपना एसआईपी स्टार्ट करें। इसके अलावा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से किसी बैलेंस मल्टी कैप फंड में भी स्टार्ट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप से भी शुरुआत कर सकते हैं ताकि उनको एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा करेंगे तो उनका गोल अचीव हो जाएगा। ओके, सो चलिए, ये सलाह मेहुल के लिए आती हुई, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे ख्याल से बलदेव का मैं लेना चाहती हूँ। ये अभिषेक अग्रवाल का सवाल पंकज जी आपके लिए है। चलिए, इनके पास 2 लाख की इन्वेस्टेबल अमाउंट है और 80 लाख रुपए का इनके पास कॉर्पस ऑलरेडी जमा हुआ है। 10 करोड़ 2032 तक इनको चाहिए। 3 लाख रुपए टैक्स सेवर फंड्स में डाले हुए हैं, जिसमें पराग पारेख, मिरर एसेट और कैनर रिबेको है, और बाकी ये प्लान कर रहे हैं अपने निवेश को और बढ़ाएं सही म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए। बताइए पंकज जी। बिल्कुल, देखिए जो टैक्स सेवर फंड्स हैं उसमें तो मुझे लगता है बदलाव शायद संभव ही ना हो। लॉक इन होता है 3 साल का, और तीनों ही फंड्स अच्छे हैं, तो वहां पर आप बने रहिए जब तक एटलीस्ट लॉक इन है, तब तक तो आप वहां रहें ही। आगे परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके पास में ऑलरेडी अमाउंट इकट्ठा हो चुका है, उसको अगर मैं अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो 10 साल में करीब 2.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 80 लाख रुपीज है, ऐसा आपने बताया है। तो 2.5 करोड़ तो ये इकट्ठा हो सकता है, और साथ में यदि आप 20,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं, अगेन 12% के CAGR पर 15 ईयर्स में करीब ये भी 9.5 करोड़ बन जाते हैं। तो यानी कि आपके पास 12 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 ईयर्स में, और आपका टारगेट है 10 करोड़ का। तो जो आपने टारगेट लिया है वो बिल्कुल यहां पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
स्कीम्स की मैं थोड़ी सी आपको सलाह दूंगा। और यहाँ पर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसे पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड के हिसाब से कोटक नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा है और लंबा समय है, तो मैंने यहाँ पर 6 स्कीम की यहाँ सलाह दी है और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इन स्कीम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए विश्वजीत जी, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? जी कविता जी, एक मैंने बहुत चीज नोटिस करी है कि बहुत सारे निवेशक अपने किसी दोस्त का या किसी ऑफिस के कलीग का पोर्टफोलियो देखते हैं और कोई फंड देखते हैं उसमें जो अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो एकदम से उसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि हर फंड आपको अपनी जजमेंट स्टाइल से देखना है, अपने रिस्क प्रोफाइल से देखना है, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंगली देखना है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी का पोर्टफोलियो इमीडिएट करने से म्यूचुअल फंड्स में बहुत भारी गलतियां हो सकती हैं। कहीं आप ऐसा फंड ना ले लें जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच ही ना करता हो। गंदा। पंकज जी बताइए। कविता, आजकल हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हुई, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो एक सवाल कई बार आ रहा है कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें। तो मेरे आज का जो एक सजेशन है, जो गुरु मंत्र है, वो ये है कि आप अगर एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ना सोचें, आपने गोल पर ध्यान दें। जब गोल अचीव होगा तभी आपको अपना पैसा निकालना है। उसकी वजह यह है, ऐसे तो आपको लग सकता है कि अच्छा प्रॉफिट है, आप बुक कर लेंगे तो प्रॉफिट है, नुकसान क्या है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस अमाउंट को या तो आप री इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, मौका नहीं मिलता है, या मार्केट और आगे चला जाता है और आप महंगे भाव में फिर री इन्वेस्ट करते हैं। तो देखा ही जाता है प्रैक्टिकली कि वो इन्वेस्टर्स जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, मार्केट नीचे आए या ऊपर आए, वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं उनके मुकाबले जो समय समय पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि एसआईपी कीजिए और उसके साथ में डटे रहिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों को आपने सलाह दी। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते आईटीआर की पाठशाला हमने शुरू कर रखी है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम सुलझाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अपने सवाल हमें भेजते रहें। नमस्कार।